तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ यूके ट्रिपल एस सी 1 दरोगा आदि एग्जाम के लिए हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स यानी हीट एंड टेम्परेचर वाले जो टॉपिक है उसके हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे या जो जो इनकी डेफिनेशन होती है उनको देख लेंगे। फिर हम इनके एमसीक्यूज को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हीट यानी ऊष्मा, ये क्या होती है इसको देखेंगे। ऊष्मा तो हीट इज़ दैट एनर्जी विच ट्रांसफ़र, तो ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म है विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ दियर डिफरेंस इन टेम्परेचर। यानी ऊष्मा जो है वो है ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में स्थानांतरित होती है। यानी ऊर्जा हमारी कुछ एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है, ये हमारी ऊष्मा होती है। और इसके जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। एसआई यूनिट इसकी जूल होती है। और जनरली कैलोरी इज़ ऑल्सो यूज एज अ यूनिट ऑफ हीट। तो इसके लिए जो हम यूज़ होती है वो हमारी मेनली जो होती है जूल होती है, और कैलोरी भी इसकी यूज होती है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि जो एक कैलोरी होती है उसको वो होती है हमारी 4.18 जूल। तो ये भी इसे नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैलोरी को जूल में बदलने के लिए भी आता है कभी। तो एक जूल होता है जो हमारी, वो एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। और फिर हम इसे देखेंगे और कि टेम्परेचर को देखेंगे अब कि तापमान क्या होता है। तो जो तापमान होता है, टेम्परेचर इज़ अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी तापमान किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है। तो तापमान क्या बताता है, किसी वस्तु की गर्माहट को बताता है। इससे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी हमारी गर्म है या ठंडी है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है। तो किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। यानी ये हमारे इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसे एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया। अब देख सकते हैं हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम अ सबस्टेंस ऑफ हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी जो ऊष्मा होती है सदैव हमारे उच्च तापमान वाले पदार्थ से निम्न तापमान वाले पदार्थ की ओर स्थानांतरित होती है। इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पे बी है। तो जो हीट अगर ट्रांसफ़र होगी, अगर इसका जो टेम्परेचर होगा टी ए ग्रेटर देन टी बी होगा, तब हमारी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, ये हमारी हीट टेम्परेचर का। फिर अब है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर को किस तरीके से नाप सकते हैं। तो थर्मामीटर इज़ एन एपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। यानी जो हमारा थर्मामीटर होता है इससे हम टेम्परेचर नापते हैं। यानी थर्मामीटर जो होता है तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। तापमान मापने के लिए निम्नलिखित अपना थर्मामीटर उपयोग में है। तो इसके भी कुछ स्केल है हमारे। पहला है हमारा सेल्सियस स्केल, यानी जो सेल्सियस हमारा पैमाना, तो सेल्सियस तापमान है, इसमें देख ले क्या कहते हैं, तापमान का एक पैमाना है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के गलनांक को दर्शाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी के क्वथनांक को दर्शाता है। तो ये देख सकते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर दूसरा स्केल जो आता है हमारा वो है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल क्या होता है, केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है, जबकि पानी का जो होगा 373 केल्विन होगा। तो यहाँ से हम एक इसका रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो केल्विन स्केल पे होता है हमारा तापमान, वो डिग्री सेल्सियस में से हम 273 को जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा पूछा जाता है बहुत बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये से नोट कर सकते हैं, केल्विन बराबर जो होता है डिग्री सेल्सियस पर 273। फिर तीसरा स्केल जो आता है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस पैमाने पर जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा पानी का क्वथनांक जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके जो रिलेशन निकलता है वो हमारा ये निकल के आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि C/5 बराबर F-32/9। ये हमारा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। कभी कभी हमारा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने को आता है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है हमारा, ये याद रखना चाहिए। फिर हम टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन मैटर। तो ये क्या उससे होता है इससे कि बाय द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। अगर हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या होगा, हमारे लिक्विड में बदल जाता है, जिसके लिए हम बर्फ़ को पिघला के पानी बन जाता है। उसी तरह है ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जबकि तापमान में कमी से गैस द्रव में बन जाएगा और द्रव में जो होगा हमारे गैस में बन जाता है।
वही है, अगर हमारा ठोस को अगर हम हीट देंगे तो वो हमारा लिक्विड में बदल जाएगा, और अगर लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, यही इसमें कहना चाह रहे हैं। फिर अगला है इसमें कि मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होती है, यानी इसे बोलते हैं क्वथनांक, गलनांक सॉरी। तो इसमें क्या हो गया, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय हीटिंग द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मैटर मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। यानी वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तरीके से बर्फ़ हमारी पानी में बदल जा रही है तो इसे हम गलना मेल्टिंग बोलेंगे, यानी गलना बोलेंगे। तो वायुमंडल दबाव पर जिस तापमान पर ठोस पदार्थ से पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ़, अलग अलग सॉलिड के ये अलग अलग होते हैं। जैसे बर्फ़ का जो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और वैक्स यानी मोम का जो होता है 63 डिग्री सेल्सियस, और जो आयरन लोहे का होता है वो हमारा 15-35 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन सॉलिड शोज दैट एक्सटेंट ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन दियर पार्टिकल। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हमारे से हमें ये पता लगता है कि इसके जो पार्टिकल के बीच में है वो हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है यानी अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल की सीमा को दर्शाता है। ठोस पदार्थ का उच्च गलनांक दर्शाता है कि इसका आकर्षण बल अधिक है। फिर आता है बॉइलिंग। तो वह प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थ को गर्म करके तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित किया जाता है उबालना कहलाती है, यानी बॉइलिंग। जैसे हम पानी रखते हैं तो जब उसको उबालते हैं तो वाष्प में जब बदल जाता है जिस पॉइंट पे, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को उबलना बोलते हैं। तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर पहुंचकर तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पे जो बोलेंगे उसे क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर हमारा ये देख सकते हैं अलग अलग लिक्विड का अलग होता है। जैसे अल्कोहल का जो होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 और मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस। फिर जो आता है हमारा कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन प्रक्रिया पदार्थ की भौतिक अवस्था को गैस में द्रव में परिवर्तित करना है। यह वाष्पीकरण की विपरीत, यानी इसमें क्या होगा, हमारा जो गैस होगा उसे लिक्विड में करेंगे। तो गैस हमारा लिक्विड में आएगा तो उसे संघनन बोलेंगे। फिर फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, यानी इसे जमना बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तरल जो होता है ठोस में बदल जाता है, जो लिक्विड होगा वो हमारा ठोस में बदल जाएगा, इसे फ्रीजिंग बोलेंगे। जैसे पानी रखते हैं हम, पानी का बर्फ़ बनना भी हमारा फ्रीजिंग आएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है लेटेंट हीट, इसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तापमान में परिवर्तन के बिना किसी ठोस को द्रव या में या द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। तो बिना किसी ठोस को द्रव या वाष्प में या द्रव को वाष्प में बदलने की, या द हीट रिक्वायर्ड टू टर्न अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। देख सकते हैं सॉलिड टू अ लिक्विड और वेपर और अ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है Q इक्वल्स टू ml, जहाँ पे L जो होती है लेटेंट हीट होती है, L बराबर जो लिखते हैं हम वो होता है हमारा Q/m। ये फार्मूला होता है, इससे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसे नोट कर सकते हैं। Q बराबर ml हमारा इसका यूज। और यहाँ पे से एक विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट भी आता है, नहीं स्पेसिफिक हीट, ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। इससे आगे के डेफिनेशन को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज अब इससे से जुड़े हम MCQ देखेंगे। पहले इसका जो एक फार्मूला होता है उसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, जहाँ S जो होता है स्पेसिफिक हीट है, ये भी एक यूज़ होता है। अब इसके MCQs को देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग्स ऑफ सेंटीग्रेडेड एट फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर सेम, यानी किस तापमान होने पर जो पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे। यानी जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है हमारा, ये कब समान होते हैं पूछा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं दोनों समान होते हैं। तो सेल्सियस पैमाना जो कि निम्न नियत बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से उच्च नियत बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस तक के अंतरालों को 100 बराबर भागों में बांटकर तापक्रम मापा जाता है। यानी जो डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 0 से लेकर हम 100 तक का टेम्परेचर नापते हैं, और के अंतरालों में मापा जाता है, 100 बराबर भागों में बांट के नापा जाता है। जबकि फ़ारेनहाइट में मापने में क्या होता है, नियत बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्च जो होता है 212 डिग्री से, यानी जो उसका शुरू होता है ये हमारा 32 से होगा, और जो हाई होता है इसके वो 212 होता है। इसको 180 बराबर भागों में बांटकर नापा जाता है। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, हमने पहले भी देख लिया, M-32 बराबर 9/5 और इंटू C, 9C/5 होगा बराबर M-32। तो ये फार्मूला लगता है, और यहाँ से ही हम रख देंगे
ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये भी होता है हमारा कि C/100। तो इससे आप इस फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं और इसमें भी निकाल सकते हैं। काट के ये इतना ही आएगा, तो इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारा x/100 और बराबर आ जाएगा x - 32/180। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। और 9x - 5x बराबर -160, तो x बराबर -40। ये वैल्यू डायरेक्ट भी पूछी जाती है, तो x बराबर -40 होता है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर पर सेम होते हैं। तो अगला देखेंगे आप कि हमारा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान मेल खाते हैं। तो ये भी देखा था हमने, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये सेम होते हैं। फिर अगर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान को मापने की दो मापाइयाँ हैं, किस ताप का रिकॉर्ड किया कि संख्यात्मक मान यदि दोनों मापने के समान हो तो वह तापमान क्या होगा। वही पूछा है कि इसमें कब समान होगा हमारा इसमें, तो ये होगा हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं 3 अलग अलग एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। फिर हमारा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, यानी फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। तो ये क्यों पकता है हमारा बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू हाई प्रेशर, यानी अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, ये हमारे प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना हमारा प्रेशर बनेगा तो उस तरीके से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसी कारण जो होता है जल्दी बन जाता है इसमें। तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ये हमारा ये सही होगा। ये देख सकते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और जो लोअर PCS अपर PCS उसके लिए भी साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब में वृद्धि होने के कारण जल जो होता है 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलता है। वैसे हम जो उसका एक्चुअल हमारा क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु प्रेशर कुकर में जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण जो होता है वायुमंडल पानी के उबाल बिंदु क्वथनांक को प्रभावित करता है, और वायु दाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु यानी क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने के कारण क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु घट जाता है। तो वही हमारा कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर अब प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में क्या होती है, तो वायु दाब क्या करता है हमारे क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। वही बताया कि ये बॉइलिंग पॉइंट को हमारा इंक्रीज कर देता है। फिर हमारा प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वही है दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक के उत्थान, यानी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर हमारा किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। तो ये होती है हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन जो होता है घट जाता है, और 4 डिग्री से ऊपर गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति होता है, अर्थात 4 डिग्री से आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होता है तब क्या होता है हमारा घटता है, डिक्रीज़ होता है। 0 से 4 के बीच इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ होता है। फिर है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी पूछा जाता है, इसकी जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। फिर है अधिक ऊंचाई की जगहों पर पानी जो होता है 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका जो होगा वो होगा हमारा ए। क्यों होगा, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम डाउन ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए जो होता है उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। हमने देखा था जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर के, यानी जितना हम अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो जो खाना होगा हमारा कम से कम तेज़ी से बनेगा या देर में पकेगा। तो इसी के ये इसका कारण है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। फिर हमारा ये है कि केल्विन तापमान
और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध। तो केल्विन और सेल्सियस के बीच जो सही संबंध होता है वो देखा था हमने। ये होगा कि जो जो टेम्परेचर होता है हमारा केल्विन का, वो हमारे सेल्सियस में 273 जोड़ने पर प्राप्त होता है। देख सकते हैं ये। तो इसका डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा हमारा। और फिर अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक, यानी एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर कुकर इज़ प्रेफरेबल फॉर कुकिंग बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो भी बढ़ जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है, रिड्यूस ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं पूछा है, तो क्यों होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, इसलिए जो प्रेशर होगा वो कम हो जाता है, इसलिए खाना तेज हमारा देर से बनता है, इसलिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। फिर हमारा ये कथन कारण दिया है, यानी स्टेटमेंट दो दिए, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है, यानी आ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट रिजल्ट्स इन एटमॉस्फेयर। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। फिर हमारा नमक जो होता है बर्फ़ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, तो इसका जो रीजन है ये हमारा सही नहीं है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। तो देख सकते हैं नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड तथा बर्फ़ पानी का ठोस रूप को मिश्रित कर देने से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। अथवा कथन जो ए है वो सही है, परंतु कारण जो है गलत है, यानी नमक बर्फ़ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, ये गलत है, क्योंकि नमक के मिश्रण से जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगर हम नमक मिलाएंगे तो इससे जो जल का क्वथनांक होगा वो हमारा बढ़ेगा, जबकि नमक को जल में बर्फ़ के मिलाने पर जल बर्फ़ का जमाव बिंदु कम हो जाता है। फिर हमारा एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया गया, तब उसका ढक्कन हटाया गया तो जल क्या होगा, यानी इसे पढ़ सकते हैं आप कि उसे हम मून में ले जा रहे हैं और उसका ढक्कन खोल रहे हैं, फिर तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा, तो इसका जो सही होगा वो होगा उबलने लगेगा। इसके समझ लेते हैं कि होगा, तो जब एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका ढक्कन हटाए तो जल उबलने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा में निर्वात है, यहाँ क्या है, वहाँ वॉक्यूम है, तो वॉक्यूम है तो इसलिए वो उबलने लगा, जिससे वहाँ पर कोई भी वायुमंडलीय दाब कार्य नहीं करता, और निर्वात होने के कारण क्वथनांक घटने से जल जो होता है सामान्य ताप पर ही उबलने लगेगा हमारा, जो उसका हमारा क्वथनांक होगा वो हमारा कुछ वहाँ होगा ही नहीं, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसी पे वो जमने लगेगा वॉक्यूम के कारण। फिर हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से ट्रू बताना है हमें। इसका जो हमारा ए सही होगा, फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है पर 25 डिग्री का तापांतर सेल्सियस तापक्रम पर 45 डिग्री अंतर तापांतर होना चाहिए, यानी टेम्परेचर डिफरिंग बाई 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मस्ट डिफर बाई 45 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। तो इसका जो ए होगा वो सही होगा हमारा कि द सेल्सियस टेम्परेचर इज एन, तो ये सेल्सियस तापमान क्या होता है, एक सापेक्ष तापमान है, यानी ये रिलेटिव टेम्परेचर है हमारा। इसमें हमने पहले भी देखा था 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में खाने बने होते हैं, और एक खाना जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, इस तरीके से ये टेम्परेचर नापता है। फिर दो निकाय तापीय साम्य में है कहे जाते हैं यदि केवल वे, तो जब हम तापीय साम्य को क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर से देख लेते हैं इसको, इसका क्वेश्चन है कि टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि, तो तब कब कहे जाएंगे, या तो जब उनका दोनों का टेम्परेचर सेम हो या उसमें जो कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो, तो तभी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यदि उनके बीच में कोई ऊष्मा का प्रभाव नहीं हो तो वो हमारे तापीय साम्य में कहे जाएंगे। ये देख सकते हैं। फिर हमारा की ये कि यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है और डिग्री सेल्सियस में y है, तो उनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, तो उसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी x जो होगा वो 273 प्लस y, x जहाँ केल्विन को बता रहा है और y जहाँ हमारा सेल्सियस को बता रहा है, तो ये हमारा सही होगा। देख सकते हैं x बराबर y प्लस 273, और ये भी एक फार्मूला होता है C/5 F-32 R/4 और K-273/5, तो ये तीनों का रिलेशन पूछने को आता है
इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दे देंगे सेल्सियस में दे देंगे और हमें फ़ारेनहाइट में बताना होगा, फ़ारेनहाइट में दे देंगे, केल्विन में बताना होगा। तो इस तरीके से ये करते हैं। फिर हमारा लौह यानी आयरन का गलनांक कितना होता है, तो ये लगभग 1500 प्लस होता है। तो ये 1500 इसका मिनिमम होता है, ये याद रखना चाहिए, 1500 होना चाहिए होता है हमारा लोहे का। तो इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। और पृथ्वी के आंतरिक कोर तथा बाहरी क्रस्ट इसकी बहुतायता होती है। पृथ्वी के क्रस्ट में जो होता है 46.6 ऑक्सीजन, 27.7 सिलिकॉन, एल्यूमिनियम 8.1 और लोहा 5% होता है। लोहे का गलनांक बिंदु 1500 के आसपास होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमारा एक उजले धूप वाले दिन किसी स्थान पर तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है और इस तापमान का केल्विन पर क्या मान होगा। अब हमें फ़ारेनहाइट में दे दिया है और केल्विन में बताना है। तो ये इसके तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो पहले फ़ारेनहाइट को हमारे सेल्सियस में बदलो और फिर उसमें 273 जोड़ दो, या डायरेक्ट हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में भी बदल सकते हैं फार्मूले का यूज़ करके। ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा F-32/180 और K-273/100। इसे काट के भी कर सकते हैं और या इसे इसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू को रख के भी कर सकते हैं। तो जैसे F है, F की जगह हमने 113 रख दिया, बाकी सब ऐसे ही रखे, K को ऐसे ही रखा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो इसे आ जाएगा हमारा 81 × 100, इसमें से घटाएंगे और 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बट्टे 180 और ये आ जाएगा K-273। तो हम K को यहीं रखेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 18 एलसीएम लेके करेंगे तो ये हमारा 45 + 273 आ जाएगा बराबर 318। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें हम और देखेंगे आगे इसके MCQs को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।